सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल व्यापार में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज क्योंकि हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, यानी कि पीर का रोज़ है, स्टॉक एक्सचेंज में सूरत हाल क्या है उस पर भी बात होगी। और अब कुछ रिलीफ देने की बात हो गई है पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को, जिसे 8 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। ये मामला क्या है, खबर क्या है, क्या इससे कोई लाइफलाइन हो जाएगी PIA की, इस पर भी बात होगी। और निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने दावा किया कि हुकूमती इक़दामात से मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है और जो IMF ने हदफ दिया था उससे बेहतर रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी एक छमाही में कामयाबी हासिल हो गई है। फिर साथ हम कुछ बात करेंगे कि ये सर्दियों का आगाज़ तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। डॉलर की कीमत कम, लेकिन आम अशिया ज़रूरिया क्यों महंगी हैं, इस पे भी आज होगी बात। लेकिन सबसे पहले हो गए स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल और वहाँ पर हैं हमारे कफील अहमद नुमाइंदे। जी कफील, आज क्या रुझान रहा है कारोबार का? पिछला हफ्ता तो बहुत बेहतर रहा था, जितने भी सरमायाकार हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आज पीर के रोज़ में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, मार्केट तो सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है। तरह अगर आपको ट्रेड स्क्रीन दिखाऊं तो इस वक्त मार्केट के अंदर 282 पॉइंट्स का इजाफा है मार्केट में और 51,327 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम बात कर लें तो आज जो सेंटीमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान होना है और उसके बाद अगर देखा जाएगा कि डिस्काउंट रेट में अगर कमी होती है तो यकीनन ये मार्केट के लिए खासा पॉजिटिव होगा। मेरे साथ जो है वो जिब्रान सरफराज है जो कि स्टॉक ब्रोकर है। जिब्रान, मार्केट में किस तरह देख रहे हैं आज, क्या सूरत हाल होगा? देखिए, मार्केट की आज सूरत हाल पॉजिटिव है। शुरू से जो ट्रेंड है वही पॉजिटिव है। इसकी जो बुनियादी वजह जो आज मॉनेटरी पॉलिसी उसमें एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि जो जिस तरह डॉलर में सरप्राइज़ दिया गया और जिस तरह पेट्रोल के प्राइस में जो सरप्राइज़ दिया गया, तो एक्सपेक्ट होपफुली कि इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन 2% डाउन हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव लगता है। लेकिन लगता ये है कि अनचेंज या 1% जो है वो कमी हो सकती है। तो अगर अनचेंज होते तो मार्केट कैसा बिहेव करेगी? देखिए, अनचेंज होता है मार्केट न्यूट्रल करेगी। अगर थोड़ा सा डाउन हो जाता है 1% या 2% तो मजीद जो है जो स्टॉक एक्सचेंज का जो नया इंडेक्स का आप लेवल देखेंगे। ठीक है जी, ये अगर आज जो तमाम सेंटीमेंट है पॉजिटिव है और यही वजूहत है कि जो शरह सूद है उसमें कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है और यकीनन ये मार्केट के लिए खासा पॉजिटिव होगा और इसमें मार्केट में जो है वो मजीद इजाफा देखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे आप। आज के जो मार्केट के सेंट पॉजिटिव हैं और उसके बाद आज अब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो उसके असरात बहरहाल जहां सब सेक्टर्स पर होंगे, सबसे अहम स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो देखते हैं फिर कल सूरत हाल क्या होती है। शुक्रिया कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे। एक बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि इस वक्त इक्तसादी राब्ता कमेटी के जो इजलास हुआ है उसमें अब 8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है और वो 8 अरब रुपए की मंजूरी PIA के हवाले से है। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम कुछ गर्दिश कर रही थी और वो ये थी कि PIA के 2 तैयारे वो उनको वापस लाने की बात हो रही है। वो कहीं जो है वो फंसे हुए हैं और उनको लाना है। 2 एयरबस हैं, लेकिन ये जकार्ता में ग्राउंड हुए तैयारे आ रहे हैं या 8 अरब रुपया जो दिया गया है वो PIA की बहाली के लिए है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी साहब भी मौजूद हैं। आसिम, आपको भी बहुत शुक्रिया। आसिम, ये पैसे PIA की बहाली के लिए हैं या ये जो तैयारों के हवाले से हम मुख्तलिफ जगहों पर खबर पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ये होगा, ये किस चीज़ के लिए है? अब जैसे देखें, जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो ऐलान किया उसके जो 8 अरब रुपए हैं ये इब्तदाई तौर पे PIA की बहाली के लिए हैं। और एक चीज़ जैसे आपने जिक्र किया कि 2 तैयारे जकार्ता में फंसे हुए हैं और ज़राए का कहना है कि उन दोनों तैयारे जो हैं वो जकार्ता की जो लीजिंग फर्म है उन्होंने रोके हुए हैं और बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान पे केस किया हुआ है कि उनके जो रकम थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट PIA की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से उनको नहीं दी गई, जिसकी बेस पर उन्होंने वो तैयारे रोके हुए हैं। तो सरासर वो बात गलत साबित हो रही है। और लेकिन ये जो 8 अरब रुपए हैं ये अभी तक PIA के लिए जारी नहीं किए गए हैं, ये सिर्फ ऐलान किया गया है। इसका अभी तरीक़ाकार बनाया जा रहा है, किस तरीके से पैसे दिए जाएंगे और कब दिए जाएंगे इस डेट का भी अनाउंस नहीं किया है। अच्छा, तो जो आप तैयारों के हवाले से बात कर रहे हैं उस पर मतलब ये क्यों रोके गए, क्या वजह थी कि ये वहाँ रोक लिए गए और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पैसे देने, क्या मामला क्या है?
देखें, जो इंटरनेशनल एयरलाइन है इसने पैसे देने थे उनके, और वो तैयारे बकौल इंतज़ामिया के वो इस्तेमाल भी नहीं हो रहे थे, और वो ऐसे ही ग्राउंड में थे। वो रेनोवेशन के लिए वहाँ पर गए, और उसके बाद जब उनको पैसे नहीं मिले और इतने अरसे तैयार, तो उन्होंने वहाँ पर 2 साल से तैयारे वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उनकी जो किस्तें दी जाती हैं वो किस्तें अदा नहीं की गई थी, जिसके वजह से उन्होंने तैयारे रोक लिए। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास 31 तैयारों का फ्लीट है, उसमें से बोइंग 777 भी ग्राउंड हो रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के पास जो खुद से तैयारे मौजूद हैं उनको हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो जो जकार्ता में फंसे हुए उनको कैसे लेकर आएंगे? सही, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर हैं वो लेकिन वहाँ पर होने वालों का क्या होगा। अब्दुल्ला हफीज़ साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, और शुक्रिया आपके वक्त का। ये 8 अरब रुपए मंजूरी हो गई है, अभी जारी होना है, और ये जो पैसे हैं ये उन जहाज़ों के लिए जो जकार्ता से वापस आने हैं, ये जो PIA का इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो तसहीह तलब हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपके और आपके नाज़रीन दोनों के लिए एक क्लियर हो जाएगी। PIA ने 2 तैयारे 2015 में ड्राई लीज के ऊपर हासिल किए थे 6 साल के लिए। इन तैयारों की जो लीज थी अपनी 6 साल मुकम्मल होने के बाद सितंबर 2021 के अंदर ख़त्म हुई, और ये तैयारे लीजिंग कंपनी को जो है वो वापस कर दिए गए। हर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज ये होती है कि जब तैयारे आप वापस करते हैं तो आपको उन्हीं कंडीशन में करना पड़ता है जो कि जिस कंडीशन में आपने उन तैयारों को हासिल किया होता है। इसको रीडिलीवरी प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मली ये रीडिलीवरी प्रोसेस पाकिस्तान में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जिस कंपनी से हमने तैयारे लिए थे उस कंपनी ने, वो कंपनी जो है वो बिक के एक और कंपनी के पास चली गई। तो ये उनका पहला इवेंट था। तो उन्होंने ये कहा, वो मलेशिया बेस्ड कंपनी है, इंडोनेशिया बेस्ड नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि इन तैयारों को उनकी मर्जी की इंजीनियरिंग या MRO फैसिलिटी से आप करवाएं, जो कि एफएल टेक्निक जकार्ता में उन्होंने मुकर्रर की। दोनों तैयारे वहां पे पहुंचा दिए गए और वो रीडिलीवरी पूरे प्रोसेस के अंदर वो चलते हैं। वहां पे हमारा उनके साथ थोड़ा सा एक तनाज़ा पैदा हो गया कि वो जो चीज़ हमसे डिमांड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि जो पुर्जे उस पे लगने थे, जो कि मेंटेनेंस जिस तरीके से होनी थी वो नए तैयारों के हिसाब से करवाना चाह रहे थे, जो कि इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता। और हम जिस तरीके से हम तैयारे लेते हैं और जो आप उनकी लाइफ के हिसाब से आप उन तैयारों को वापस करते हैं, हमारा उनके साथ इस बात के ऊपर एक काफ़ी डिटेल कॉन्फ्लिक्ट चला। इवेंचुअली ये बात पता लगी कि तैयारों के ऊपर आपको $15 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा तैयारों को वापस करने के लिए। इस दौरान हमने ये बात उनके साथ चलाना शुरू की कि बजाय हम $15 मिलियन दे के तैयारे उनको वापस कर दें, हमने उनसे कहा कि वो तैयारे हमें बेच दें, क्योंकि हमें A320 तैयारों की हमें ज़रूरत होती है। हमारा जो ऑपरेशन है वो एक्सपैंड करना था, और हमें जो है वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो Airbus 320 उसके अंदर हमें ज़रूरत थी कि हमने कहा कि बजाय हम और तैयारे लीज पे लें, हम इन्हीं 2 तैयारों को अपनी मिल्कियत बना लेते हैं। उसके ऊपर उनके साथ एक मुआहदा तय पाया और उसके हिसाब से हमने उनको पैसे अदा करने थे। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर जिस तरीके से आपको पता है कि माली मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, वो पैसे टाइमली अरेंज नहीं हो सके, जिसकी वजह से लीजिंग कंपनी ने उस डील के साथ अमल करने से इनकार कर दिया। फिर 3 हफ्ते कबल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉमिनेटेड टीम उनके साथ गई और जाके उन तैयारों के लिए दोबारा निगोशिएट किया, और वो तैयारे दोबारा PIA की मिल्कियत में हासिल करने के लिए $25 मिलियन की डील हुई कि ये 2 तैयारे PIA की 100% मिल्कियत में आ जाएंगे, जिसके लिए रकम जो है वो ECC ने जी अप्रूव की है। रकम ऑब्वियसली अभी ऐलान हुआ है, ऐलान होने का मतलब है कि अभी मंजूरी है, उसका पूरा एक हतमी पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद रकम जब जारी होगी तो वो तैयारे पाकिस्तान लाई जाएंगे। जी, तो ये जो रकम है वो खालिस्तान हम ये कहें कि सिर्फ उन तैयारों को वापस लाने के लिए हुई है, जो इस वक्त PIA को ज़रूरत है वो उसके लिए तो ये रकम जो है वो नाकाफ़ी है। देखें, PIA के ऑपरेशनल जो अखराजात और मामलात हैं वो अपनी जगह के ऊपर इस टाइम पे चल रहे हैं। उसके लिए हमने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि हमें कुछ क्रेडिट फैसिलिटी है, कुछ हमारे फंड्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर हैं, और हम उनको जल्दी सोर्स करना चाहते हैं, उस पर वो हमारी मदद करें, उसके अंदर वो हमारा ताउन करें, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वजारत ख़जाना हमारी मदद कर रही है, और वो फंड्स भी अगले चंद दिन के अंदर इंशाल्लाह हमें दस्तयाब हो जाएंगे। वो एक सेपरेट मसला है, ये एक सेपरेट मसला है। जी, सही। अच्छा आसिम, ये इसका मतलब है कि अब 2 तैयारे जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो तो अब PIA की मलकियत हो जाएंगे, वो गुजा के पैसे अब ज़्यादा और नेगोशिएशन के बाद अब मामलात हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि जो ये स्टोरी है कि PIA के जहाज़ हैं जो PIA के पास अभी नहीं है, तो PIA को पैसे मिलेंगे तो उसके बाद ये मामलात होंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, ऐसा ही है कि जब पैसे जब आएंगे तब देखेंगे। अभी तक ऐलान हुआ है, वो तरीक़ेकार होगा, और अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन
कभी भी कोई भी ये बता नहीं पा रहा कि पैसे कब तक आएंगे, पीआईए दोबारा अपने ट्रैक पर कब आएगा, पीआईए की परवाज़ें कब दोबारा अपने ट्रैक पर जाएंगी जैसे कि पहले था, लेकिन पीआईए इस वक्त बड़ी बुरी हाल का शिकार है। सही है, बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला आपको भी बहुत शुक्रिया। और मामलात ये हैं कि अब एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई में भी कमी की कोशिश हो रही है, दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने बड़ा दावा किया कि हुकूमती इक़दामात से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और FBR ने पहले 3 माह में आलमी मालियाती फ़ंड के अहदाफ से ज़ायद टैक्स वसूली की है। और इस सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब। बहुत शुक्रिया मेमन साहब आपके वक्त का। ये जो टैक्स वसूलियों के हवाले से हुकूमत दावा कर रही है कि उन्होंने अहदाफ से ज़ायद वसूल कर लिए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ है? कि कुछ टैक्स पेयर बढ़ गए हैं या कुछ टैक्स नेट में इजाफा हुआ है या टैक्सेस में इजाफे की वजह से यहाँ तक पहुँचे, ये कैसे हुआ? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए कारोबार को क्या चाहिए होता है। कारोबार को चाहिए होता है अमन चाहिए होता है, कारोबार को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कारोबार को चाहिए होता है कि आप जो है वो जो भी आपके पास जो सप्लाई की जरूरत है वो आपको मिलती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने मतलब SIF है, फिर उसके बाद जो करेंसी की स्टेबिलिटी हुई है, उससे फिर कुछ इंपोर्ट्स में जो चीजें नहीं हो रही थी उसमें आसानी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये सारे इकदाम ऐसे हैं जिसने जो हमारी जो GDP है उसने काम करना शुरू, उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है। और अभी तो वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा थोड़ा सा जो GDP के ग्रोथ का जो आदाब थे वो भी ठीक किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो सारा टैक्स का वसूली का जो है होना है वो उसके साथ लिंक है। दूसरा ये कि सितंबर का जो महीना होता है उसमें एडवांस जो क्वार्टर की जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है वो भी आती है। तो ये सारे इकदाम मिल के और जो आदाब जो हमारे FBR ने फिक्स किए हुए हैं, मुझे अपीरेंटली लगता है कि इंशाल्लाह ताला वो अगर इसी तरह इकोनॉमी ठीक है। बिल्कुल मेमन साहब बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में इस वक्त बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने यह दावा किया कि टैक्स के हवाले से मामलात में बेहतरी हुई है। अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, इस वक्त एक चीज़ अगर हम जानने की कोशिश करें कि टैक्स वसूलियों में तो बेहतरी है, टैक्स नेट को बढ़ाने का कोई इक़दाम आप देख रहे हैं कि वो नज़र आए? कि क्योंकि हम हर सेक्टर में देखते हैं कि टैक्स नेट उस तरह से नहीं बढ़ रहा, टैक्सेस ज़रूर बढ़ रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो यही है कि हमारी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ से ड्यू टैक्स की वसूली होनी है वो हो। और तीसरी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो उतना ही टैक्स पे करें जो फेयर है। तो अभी रिसेंटली सेनेट के अंदर चेयरमैन FBR ने जाके इस बात का आदा किया है और उन्होंने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि जो इस वक्त कम से कम 12 लाख के करीब ऐसे लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि टैक्स नेट में जिनको होना चाहिए, और वो उनको दे विल इंश्योर कि जी इस साल के दौरान ये इतने लोग इंडक्ट हों। तो आई एम श्योर अगर फोकस इस पे एफर्ट रहेगी तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में टैक्स का नेट ना बढ़ाया जा सके। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से अगर हम बात करें, पेट्रोलियम लेवी से लेकर तो बिजली के बिलों पर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नज़र आ रहा है, GST है वो डायरेक्टली चीज़ों से ली जा रही है। लेकिन अगर इसी तरह से ये अहदाफ बढ़ाने हैं और IMF तो कह रहे हैं कि टैक्स वसूल करें, कैसे करें वो तो हमने करना है, फिर तो हम टैक्स इस्लाहात और उन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिसाल ले लें कि हमारे पास जो कमर्शियल इस वक्त यूटिलिटी के यूटिलाइजर हैं वो मोर देन इन मिलियंस में है, जबकि आपके सेल टैक्स के जो टैक्स पेयर एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं जिनकी रिटर्नें जो टैक्स में फाइल होती हैं वो कोई 50,000 लाख तक हो गई हैं। तो इसमें बहुत बड़ा गैप है और ये कोई इतना दूर लोग नहीं है जिनको लाने में कोई बहुत मुश्किल हो। आई थिंक थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपनी विल दिखानी होगी और FBR को थोड़ी सी इस पे एफर्ट करनी होगी। तो ये कोई इतना बड़ा ड्रीम नहीं है जिसको रियलाइज नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें ये अगर करंट टीम जो FBR की अगर थोड़ी सीरियस एफर्ट करेगी तो इंशाल्लाह ताला ये इसको अचीव किया जा सकता है।
सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब है कि FBR किस तरह से ये एफर्ट करता है और टैक्स वसूलियाँ टैक्स नेट को बढ़ाकर और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनसे निकल कर किया जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। उसके लिए आवाम का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ सेक्टर्स पर नाजरीन बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं जिसका जिक्र वो सेक्टर्स भी कर रहे हैं कि वो सेक्टर्स की तबाही नज़र आ रही है। इस वक्त हम बात करें तो गाड़ियों पर टैक्स ऑटो इंडस्ट्री की तरक्की में राह में रुकावट गर्दाना जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री पर टैक्सों का बोझ बंद किया जाए, ये भी बात की गई है चेयरमैन पापाम की जानिब से। 37 से 43% टैक्स का निफाज मसाइल की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पापाम के नुमाइंदा, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान अजीज़ साहब चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज। बहुत शुक्रिया आपके अब्दुल रहमान साहब। ये इतना बड़ा जो टैक्स है ये 37 से 43%, ये किस बात में आप पर है? थैंक यू जनाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, टैक्सेस मुख्तलिफ तरह के हैं। मिसाल के तौर पे 18% तो सेल टैक्स है कि जो अप्लाइड है हर गाड़ी के ऊपर। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, मज़ीद जितना ही CKD इंपोर्ट होती है उसके ऊपर 30% टैक्स है, फिर उसके ऊपर ACD है। तो अब तो टैक्स इतने ज़्यादा और इतनी मुख्तलिफ मदों में हो रहे हैं कि जो जिनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो 40% के आसपास ऑन एवरेज पड़ता है। तो जो भी गाड़ी पाकिस्तान में बिकती है, अगर कोई गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है तो आप समझिए 40 लाख रुपए उसमें जो है वो सिंपली FBR कलेक्ट करता है, और 60 लाख रुपए जो बचते हैं उसमें सारी गाड़ी के पुर्तजात, उनको बनाना, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ओवरहेड्स, बिजली, गैस, पानी, स्टाफ, लेबर, सब 60 लाख के अंदर आएगी। सही। तो 40 लाख रुपए तो सिंपल है जी। डॉलर जब डिवैल्यू, रुपया जब डिवैल्यू होता है और डॉलर की बढ़ता है तो बड़ा सिंपल होता है कि चीज़ों की कीमत बढ़ती है, मगर सबसे बड़ा जो टैक्स में बेनिफिट आता है वो FBR को जाता है। अगर आज जो है टैक्स कलेक्शन 3 टाइम्स हो गई है आज से 6 साल पहले से, तो बेसिकली वो सारी की सारी कलेक्शन तो आपको आ रही है रेट बढ़ने की। सही। कोई नया टैक्स के अंदर तो कोई नया रेट तो बड़े, टैक्स भी बड़े हैं, लेकिन अब्दुल रहमान साहब क्या कुछ प्लांट्स हम देख रहे हैं कंपनीज ने बंद किए हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी ने भी अभी, तो ये कोई मामूल की बात है या सेल नहीं हो रही है तो प्लांट्स बंद हुए हैं? ये 2 वजूहात हैं इसकी। ये बिल्कुल मामूल की बात नहीं है। ऐसा पिछले 10-15 सालों में शायद ही कभी हुआ हो, और 2-1 दिन के लिए हुआ हो तो हुआ हो, मगर ये तो बिल्कुल रेगुलर अफेयर हो गया है। पहले ये स्टार्ट हुआ जून 2022 से कि पाबंदियां ये लगी कि जो भी ऑटो सेक्टर पहले इंपोर्ट करता था उसको इजाज़त ये दी कि आप सिर्फ 50% इंपोर्ट कर सकते हैं, और उस 50% इंपोर्ट से तो डायरेक्टली आपको बेसिकली रोक दिया गया कि आप 50% से ज़्यादा गाड़ियां नहीं बना सकते, कि जो कि आप उससे पिछले साल बना रहे थे। उससे सेल डाउन हुई और प्लांट बंद होना शुरू हुए। जाहिर है अगर कैपेसिटी किसी की 50% यूटिलाइज हो रही है तो 50% टाइम उसको बंद करना पड़ेगा। और अब कीमतें बढ़ती गई, रुपया डिवैल्यू होता गया। ये प्रॉब्लम अभी भी है कि इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या मुश्किलात हैं। और दूसरा ये ऐड हुआ कि कीमतें बढ़ी और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इस बुरी तरह से कोलैप्स हुई पाकिस्तान की कि लोगों के पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक दूसरा, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि जो लीजिंग पे होती थी, और दुनिया भर में मोर देन हाफ ऑफ द कार सेल बैंक फाइनेंसिंग और लीजिंग पे होती है, वो रेट इतने हाई हैं कि वो फीजिबल नहीं है। इसलिए सारे प्लांट्स अपनी कैपेसिटी के 35% के हिसाब से चल रहे हैं। सही। अच्छा, लेकिन अब्दुल रहमान साहब एक और जो काम हुआ है वजारत सनअत व पैदावार ने, वो 3 कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल किए हैं क्योंकि ऑटो जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी है। एक्सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं कर पाए फुलफिल, क्योंकि 2023, 24, 25, 26 में वो उन्होंने बतदरीज 2%, 4%, 6, 8, 10% तक जाना है, तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। ये भी तो एक वजह है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम करना था वो भी तो नहीं कर पाए हैं ना इंडस्ट्री। जी देखें, पहले तो ये मैं आपको वादे करूं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है।
हर साल जो है सीकेडी जो इंपोर्ट होती है, जो पार्ट बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसके सिलसिले में एक आईओआरसी इशू किया जाता है सारे असेंबलर्स। तो वो आईओआरसी की रिन्यूअल फ्रॉम 1 अक्टूबर नहीं हुई है, कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। हर कंपनी काम कर सकती है, मगर उसको जो कंसेशनरी रेट पे पार्ट मंगाने की इजाजत थी, वो कंसेशन फिलहाल रिन्यू नहीं किया गया है। दूसरी चीज आपने जो सवाल पूछा एक्सपोर्ट के हवाले से, तो 2021 और 26 की जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी के अंदर हर साल 2% इंपोर्ट करने की एक्सपोर्ट करने की परमिशन या एक्सपोर्ट करने का इंसेंटिव या टारगेट दिया गया था। मगर पाकिस्तान के हालात उस पॉलिसी के बाद से इस बुरी तरह चेंज हुए हैं कि सर्वाइवल ही स्टेक पे है एक्सपोर्ट। आप मुझे बताइए कि जो कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की है, कौन से तो इस वक्त जो है वो कंपनीज के सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, तो इसलिए उस पॉलिसी पे अमल नहीं हो रहा है जो आप बात करें कि लाइसेंसिंग, लेकिन सिर्फ है कि मामला उसके रिन्यू का है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान साहब। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। बोल व्यापार में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम सरमा तो आ गया है, लेकिन साथ ही साथ दिल करता है, जी चाहता है कि कुछ ड्राई फ्रूट हो, लेकिन मांग में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ख़रीदार दुकानों से ड्राई फ्रूट पूछने के लिए तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब रेट पूछते हैं तो मायूस वापस लौट आते हैं। कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात होगी। ड्राई फ्रूट की मार्केट में वैरायटी तो आ गई, मगर रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ते और काजू की कीमतें हजारों रुपए में पहुंच गई हैं, जबकि चिलगोजे की वैरायटी देखकर तो खरीदारों के दिल मचलने लगे। खुश्क मेवाजात की दुकानों पर खरीदारी में अभी तक तेजी न आ सकी। बहुत से शहरी चिलगोजे, काजू, पिस्ते और बादाम के रेट पूछकर जेबें टटोलते हुए मायूस लौट जाते हैं। इस साल मार्च में पाकिस्तान ने फलों और खुश्क मेवाजात समेत 33 अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कुल खुश्क मेवाजात की दरामद में 70% अफगानिस्तान जबकि बाकी दीगर ममालिक से मंगवाई जाती हैं। दुकानदारों के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगवाने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो चुका है। जैसे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ड्राई फ्रूट्स, लेकिन जैसे ही आप ख़रीदने के लिए जाएं तो आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है और वापस लौटते हैं। हमदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमदुल्ला खान तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सदर ड्राई फ्रूट डीलर एसोसिएशन है। हमदुल्ला खान तरीन साहब, ये ड्राई फ्रूट इतना महंगा क्यों होता जा रहा है हर साल? हमदुल्ला खान तरीन साहब से हम रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुँच रही है कि क्या वजूहात हैं कि इस वक्त। लेकिन मैं आपको बताएं कि इस वक्त ख़रीदार जो पहुंच रहे हैं, और वो एक 100 रुपये का नोट बड़ी चीज़ होती है, और लेकिन जब वो पहुंच रहे हैं और कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उनको क्या मिल रहा है। काशान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं कराची से। काशान, ड्राई फ्रूट ख़रीदने के लिए जब जाएँ तो कितने पैसों में क्या मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अंजीर चाहिए, अंजीर क्या हिसाब है वो बता दिएगा। अंजीर जी इस टाइम आपको पड़ेगी 550 रुपये पाव, 2200 रुपये किलो। कौन सी अंजीर 500 रुपये पाव पड़ेगी वो भी दिखा दें। ये देखिए, ये अंजीर है, आपको पड़ेगी 550 रुपये पाव, 2200 रुपये किलो। सही, 100 रुपये ही ऐसा करें, दे दें, ये लेगा। ये जी 100 रुपये, 100 रुपये की जी सर, 4 दाने आएंगे 100 रुपये। 100 रुपये के सिर्फ 4 दाने? सर इतनी महंगी है, बॉर्डर बंद हो गया, एक माल नहीं आ रहा है तो अंजीर आसमान पे गई हुई है। 100 रुपये की, फिर भी 100 रुपये पहले अंजीर काफ़ी थी, सिर्फ 4 दाने आ रहे हैं 100 के। काफ़ी मिलती थी, अब तो आ रही नहीं है ना। अंजीर बंद हो गया, बॉर्डर बंद हो गया, एक माल भी नहीं आ रहा, हर माल आसमान पे पहुँचे हुए मेरे भाई। जी बिल्कुल, आपने देखा कि 100 रुपये की आज सिर्फ 4 अंजीरें ये हमने भी यहाँ से लिए हैं। जबकि सर्द मौसम आते ही जहाँ ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो जाता है, वहीं चिलगोजे की कीमतों के बाद अब अंजीर की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। 100 रुपये की जो है सिर्फ 4 अंजीरें
जो हमने अभी यहाँ पे लिया। हम कराची की मेन मरकज़ी मार्केट है ये ड्राई फ्रूट की, जहाँ पर हम मौजूद है। वहाँ का ये हाल है कि अंजीर की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। 100 रुपये के अंदर इस महंगाई के दौर में सिर्फ आप 100 रुपये में 4 अंजीर ले चुके हैं। अगर कोई चिलगोज़े लेने जाएगा 100 रुपये में तो शायद वो भी बहुत ही लाइट वेट होते हैं, वो भी फिर 4 से 5 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो मुमकिन नहीं है। अब्दुल्ला खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये इतनी ज़्यादा कीमतें क्यों बढ़ गई हैं अब्दुल्ला साहब? सर कीमतों का ज़्यादा जो अपना क्या इशू है, ये तकरीबन गवर्नमेंट की टैक्स ड्यूटी की वजह से। ये मैं अगर आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 26% कस्टम ड्यूटी ले रहा है, 20% आरडी टैक्स ले रहा है और 18 से 25% सेल टैक्स ले रहा है, 6% इनकम टैक्स ले रहा है। तो आप देखो, अगर कोई चीज़ इम्पोर्ट होती है, आती है, तो वहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान में जो ड्राई फ्रूट है वो कौन कौन से होते हैं कि जो हमें इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है? मिला जुला कोई आइटम है, कुछ ज़्यादा तो हमारी तो ईरान पूरा करता है हमारी अपना कमी, या अफगानिस्तान पूरा करते हैं। लोकल ड्राई फ्रूट है, इसमें कोई शक नहीं है। बादाम हमारे जो लोरलाइन सेट का है, जोब सेट का है, पूरी दुनिया में मशहूर है जायके के हिसाब से, मगर वो इतना नहीं है कि हम अपने पूरा पाकिस्तान को चला सकें। सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खान तरीन हमारे साथ मौजूद थे। और ड्राई फ्रूट जो है वो आप देखभाल के मार्केट में जाना है कि ख़रीदने की इस्तात हो, वरना फिर सब्र शुक्र करना है और शायद मूंगफली खाकर गुजारा भी किया जा सकता है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।